हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हमारा सेट नंबर 12। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। और आज हम इसके अंदर ईपीएफओ के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और डिटेल में, जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स की पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपन गोयल के नाम पे। और यहाँ पे मेरे साथ जो है 1,37,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोयल, और दैट्स इट, फेसबुक के ऊपर भी। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो हैं एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो डिस्कस करते ही करते हैं, प्लस यहाँ पे आपके जो है डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि ईपीएफओ एंड स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन हैं, और प्लस एसएससी रेलवे के लिए और आपके सीएपीएफ, सीडीएस डिफेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आप इस कोर्स को जो परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, और ये कोड लगाइए। और कल इसकी जो है परचेज करने की लास्ट डेट है, तो अपना जो भी आपको लगता है, जब भी जैसे लगता है परचेज करें। तो जीएस कोर्स जो है ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक कोर्स है, बिल्कुल थियरी कोर्स है। इसके अंदर ये कूपन कोड लगाना है, डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह के ऊपर, एक तो स्टडी आईक्यू ऐप से कर सकते हैं, और एक आप studyIQ.com पे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा? होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे, और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर पे। सो ये आपके कोर्सेज हैं, और परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन द 1907, जब सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, दूसरा स्प्लिट हुआ कांग्रेस के अंदर 1918 में, किस चीज़ के इशू के ऊपर? सूरत स्प्लिट अप जो हुआ था वो आपकी चेयरमैनशिप के लिए हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट वाले चाहते थे लाजपत राय जी को सीट पे बिठाना, और मॉडरेट्स वाले चाहते थे आपके रास बिहारी बोस जी को बिठाना। और एट द एंड नो डाउट कि मॉडरेट्स बैठे थे, और इस तरीके से आपका विभाजन हो गया था, क्योंकि मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहते थे, और जो है ये एग्रेसिव थे एक्सट्रीमिस्ट वाले। तो यहाँ पे विभाजन हुआ सूरत में। फिर उसके बाद क्या होता है आपका 1918 में भी दूसरा विभाजन होता है। कैसे विभाजन होता है? क्योंकि उस टाइम पे जो मॉडरेट्स थे वो लीड मतलब मॉडरेट्स को लीड कौन कर रहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उस टाइम पे 1918 में एक डेक्लरेशन आई थी जिसका नाम था मॉन्टेक्यू डेक्लरेशन, वो 1918 में आई थी। उसको सपोर्ट किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सपोर्ट किया था। मॉन्टेक्यू कौन था? ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको याद होगा मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें मॉन्टेक्यू सेक्रेटरी था, चैम्सफोर्ड आपका गवर्नर जनरल वाइसरॉय था वहाँ पे। तो मॉन्टेक्यू डेक्लरेशन में क्या था कि आपका सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाने की यहाँ पे बात करी गई थी। यहाँ पे आपके जो है डायरकी की बात करी गई थी, द्वैशासन की बात करी गई थी, जिसमें आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की बात करी गई थी। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होते थे ये आपके इंडियंस के पास थे। और यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाने की यहाँ पे बात करी गई। 1917 में 1917 में जो मॉन्टेक्यू है, मॉन्टेक्यू इसने बहुत सारे लोगों के साथ बात करी, महात्मा गांधी जी के साथ बात करी, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बात करी, और बहुत सारे जो है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आया चैम्सफोर्ड के साथ मिलके। तो तभी इसको कहते हैं मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये जो बाद में जाके बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक पार्ट बन गया था, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर सूरत विभाजन के बाद जो है आपकी कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, मॉन्टेक्यू डेक्लरेशन के कारण। लखनऊ पैक्ट आपको याद है 1916 का, जिसमें आपका हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को आपको मिली पहली बार, ठीक है। दूसरा आपका मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी इकट्ठे हुए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है मोहम्मद अली जिन्ना के कारण देखने को आपको मिली, और मुस्लिम और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हुए थे एनी बेसेंट के कारण। जो आपके हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर्ड यूज़ किया था। 1917 के अंदर, 1917 के अंदर जो है एनी बेसेंट को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का कलकत्ता सेशन के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जी, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड एंड द रॉलेट एक्ट, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे नीडेड टू अपीज नेशनलिस्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द मॉडरेट्स, इट हैड वर्कड इन द 1909। देखिए अब 1909 में जो है 1909 के बाद जो है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में मॉडरेट्स की यहाँ पे दोबारा से साथ मिला 1919 में इनको, क्योंकि मॉडरेट्स में
जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया था। वाइसरॉय चैम्सफोर्ड ने बोला था कि जो है एक द एंडोमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्पायर विद द सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो आपका ब्रिटिश इंडिया है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे ब्रिटिश एम्पायर का और सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? चैम्सफोर्ड ने दी थी। और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था? मॉन्टेक्यू था। और एट द एंड चैम्सफोर्ड क्या था? गवर्नर जनरल वाइसरॉय। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगला देखिए, इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीक्वेंस क्या आएगा? प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते हैं, जो हमारा पहला पेज होता है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये वो चीज़ है जिसने जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके लिए एक की थी, जो उनके माइंड्स को खोल के रख दिया था। और पूरी की पूरी प्रीएम्बल में पूरा का पूरा सार है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया है। तो यहां पे पहले तो ऑप्शन टिक करते हैं, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आंसर बनेगा आपका, वन ऑप्शन बनेगा। क्लियर? ये जो है इंडिया को बनाने की और बात करी गई है, और इंडिया के सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देने की बात करी गई है। जस्टिस जो है आपका 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 टाइप का, ठीक है। लिबर्टी 5 टाइप की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी जो है 2, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। और फ्रेटर्निटी जो है आपका डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एश्योर करने की, ठीक है। तो ये बनेगा, और साथ साथ इंटीग्रिटी यूनियन बनाने की। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल कब दिया था? जो है हमने पीपल ऑफ इंडिया को प्रीएम्बल कब दिया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हमने प्रीएम्बल जो है दिया किसको है? टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अवर सेल्फ मतलब हम लोगों को दिया गया है। प्रीएम्बल की जो अमेंडमेंट हुई है वो एक ही हुई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके अकॉर्डिंग जो है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए थे। और इसमें जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वर्ड है ये हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से प्रीएम्बल में ये वर्ड ऐड किए गए। और 5 सब्जेक्ट जो चेंज किए गए आपके स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, वो कौन से 5 सब्जेक्ट थे? वेट एंड मेजर्स, और जो है फॉरेस्ट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल। क्लियर? तो ये भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 सब्जेक्ट को हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जब जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको पता लगती चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें आपका ए ऑप्शन बनना था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? इनमें आर्टिकल्स लगाने हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15 क्या है? आपने आयुष्मान खुराना की एक मूवी देखी होगी, आर्टिकल 15। उसके अंदर जो है हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। किसके आधार पे? मतलब भेदभाव नहीं करना। किस चीज़ के आधार पे? दैट इज़ द ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों के आधार के ऊपर जो है हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। आर्टिकल 20 जो बताता है ये हमें बताता है कि हाँ हमें प्रोटेक्शन है अगर आप कोई भी मतलब कोई ऑफेंस करते हैं उसमें। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब क्या हो गया कि जैसे जिस टाइम क्राइम क्या हुआ, जो क्राइम टाइम पे जो आपका कानून लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, उससे कम नहीं मिल सकती। क्राइम के टाइम पे जो सज़ा मिलेगी वही आपको मिले, मतलब क्राइम के टाइम पे जो कानून बना था वही आपको सज़ा मिलेगी। और डबल जियोपार्डी, मतलब एक सेम क्राइम के लिए आपको डबल सज़ा नहीं मिल सकती। सेम क्राइम के लिए डबल सज़ा नहीं मिल सकती। क्लियर? याद रखना। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये हमें बताता है रिलीजन के लिए आप जो है आपको पूरी फ्रीडम है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेशन कर सकते हैं अपने धर्म का। और आर्टिकल 32 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 32 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के बारे में, जाने कि हमारे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाए तो आर्टिकल 32 में हम रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी 5 तरीके की रिट्स है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे इन क्वेश्चन को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने
बोला था? आर्टिकल 32 के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने इसको वर्ड यूज़ किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन की तरफ। आर्टिकल 15 क्या बताता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बनेगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और उसके बाद जो बनेगा आर्टिकल जो है 20, ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, फोर्थ ऑप्शन। 25 बताता है रिलीजन के लिए, 1 ऑप्शन। और 32 बताता है रेमेडीज़ के लिए, 3 4 1 2। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। 3 4 1 2 इज द करेक्ट आंसर, 3 4 1 2। अगला देखिए जी, इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी, इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्षण समाधान के लिए गांधी जी ने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं और क्या चीज़ वो कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, या अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को यूज़ करना है, या तो आपको सत्याग्रह फॉलो करना पड़ेगा, सत्या की राह के ऊपर चलना पड़ेगा। अब सत्या की राह के ऊपर कैसे चलेंगे कि आपने जो आपका ओपोनेंट है उसको भी सत्या की राह के ऊपर लेके चलना है, क्योंकि यही आपका मेन उद्देश्य है। क्लियर? और किसी को भी अपना एनिमे नहीं करना। और ये हम कर सकते हैं कैसे? डेट इज़ अ नॉन कॉपरेशन के साथ, असहयोग के साथ और सस्पेंशन ऑफ टॉक के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, यानी कि असहयोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च करी थी, सस्पेंशन ऑफ द टॉक्स भी उन्होंने करी थी कि हम बातें करने नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नॉन वायलेंट तरीके से, ध्यान रखना, नॉन वायलेंट तरीके से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च इन द ईयर। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कौन से साल में लॉन्च किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था 2001-2002 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है हम एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से रेलेवेंट यूजफुल एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके सभी जेंडर, कोई जेंडर बायस नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको जो है एजुकेशन लेवल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा और सारे के सारे एजुकेशन प्रोग्राम इसके अंदर अंतर्गत हम इसको लेके आएंगे। जो सर्व शिक्षा अभियान होता है इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, कि सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्लियर? और एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि इनिशियल एम जो है सर्व शिक्षा अभियान का, वो इनके ऑब्जेक्टिव जो मीट हुए थे वो 2010 तक इन्होंने मीट करने थे और इसी के लिए अभी भी हमारा प्रोग्राम चलता चला जा रहा है। और इसके अंतर्गत हमने एक सब प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, पढ़े भारत बड़े भारत। ये पूछा जा सकता है कि पढ़े भारत बड़े भारत इज ए सब प्रोग्राम ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, तो ये आपका पॉइंट सही है। और अभी हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, शगुन पोर्टल भी लॉन्च किया था और शगुन पोर्टल के अंदर भी एजुकेशन के लिए बात करता है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? शगुन पोर्टल सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम को देखता है कितना इंप्लीमेंट हो रहा है और कैसे चल रहा है। बैंक रेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बैंक रेट किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट होता है? बैंक रेट क्या होता है? जिसमें आरबीआई जो होता है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है हमेशा, और यहाँ पे जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करी जाएगी तो वो रेपो रेट बन जाएगा। या फिर बैंक रेट ये होता है कि जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो होता है वो रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करना जो किस रेट के ऊपर करता है? बैंक रेट के ऊपर। और बैंक रेट एक तरीका है आपका क्रेडिट कंट्रोल का, क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिसमें आपकी क्वांटिटी यानी कि आपका पैसे को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्लियर? ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, SLR हो गया, CRR हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। तो दीज आर ऑल द जो है क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल जिसमें हम बैंक का रेट भी लेते हैं और आपका क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। देखिए बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य वर्ड यूज़ किया गया था, कब किया गया था? एक्चुअली क्या हुआ था, देखिए आपको पता होगा कि 1909 का जो 1909 का एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, वो इंडियंस की एस्पिरेशन के अगेंस्ट था। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का भी स्प्लिट अप हुआ 1907 में और बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में भी डाल दिया गया, मांडले जेल। 1908 से लेकर 1914 तक जो है ये जेल में रहे थे और उस टाइम पे जो है आपका पूरा का पूरा जो है नेशनल
मूवमेंट जो है एक अलग लेवल के ऊपर थी। और उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जैसे रिलीज होते हैं तो एनी बेसेंट जो है उनके रिवाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिवाइवल के लिए रिवाइवल करवाती है उनको। और जो लीडर्स होते हैं आपके लीडर्स जो इंडिया के अंदर, वो आपके जो होते हैं मतलब वो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश इन द वॉर, यानी कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। और उसके बाद एनी बेसेंट वहाँ पे डिक्लेयर करती है क्या, इंग्लैंड्स नीड इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर इंग्लैंड को ज़रूरत है वही हम इंडिया अपॉर्चुनिटी ले सकता है कि उसको कह के कि हाँ हमें आज़ाद करे। क्लियर। उसके बाद जैसे ही वो मांडले जेल से वापस आते हैं लोकमान्य तिलक, तो वो कांग्रेस के अंदर अलग जाना चाहते होते हैं। एनी बेसेंट उनको लेके चली जाती है। रीज़न क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडियन पॉलिटिकल सीन जो है वो अलग लेवल के ऊपर चल रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रही है और प्लस उसके बाद जो है एक पॉलिटिकल सीन भी अलग चल रहा है आपके देश में, क्योंकि एक अलग लेवल के ऊपर जो है पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे। और एनी बेसेंट की बातों के कहने के कारण ही लोकमान्य तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी को जो है आपका उसके अंदर डाल दिया गया, कांग्रेस पार्टी के अंदर आए गए। उसके बाद जो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एनी बेसेंट और तिलक इन्होंने बोला था कि वो आपके जो मतलब ये जो है दोनों लोग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों कन्विंस नहीं कर पाए थे कांग्रेस को कि ये अपना जो है होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दें। होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या था कि होम रूल लीग का मतलब ये था कि हाँ हम देश के लोग हैं, हम ही आज़ाद हैं, हम अपना रूल खुद करेंगे, घर का रूल घर पे चलेगा। बट ये जो है ये मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे मीट कर नहीं पाई थी। और उसके बाद जो है होम रूल लीग के टाइम पे ही कि बाल गंगाधर तिलक जी को इनको लोगों ने एक टाइटल दे दिया था, दैट इज लोकमान्य तिलक। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। बाल गंगाधर तिलक जी बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। किसने बोला था? वैलेंटाइन शिरोल जी ने बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। ठीक है। और नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए शिवाजी फेस्टिवल और जो है गणपति फेस्टिवल जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रमोट किए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी का पेपर है मराठा, और मराठा जो है इंग्लिश में है, और केसरी जो है, केसरी दैट इज केसरी इन द मराठी लैंग्वेज। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्वदेशी मूवमेंट जो हुई थी वो तो आपका बंगाल पार्टीशन के टाइम पे 1905 के टाइम पे देखने को मिली थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, Which authority is interested with the task of overseeing implementation of the sustainable development goals in India? सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर? तो वो है आपकी नीति आयोग। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। सो दिस इज अ थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। क्लियर। और प्लस पॉवर्टी प्रोग्राम भी जो है ये कौन करता है आपके देखता है, दैट इज नीति आयोग देखता है। क्लियर, ये याद रखना है। और नीति आयोग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट को मिलके काम करवाए। क्लियर। और विलेज लेवल के ऊपर जितने भी प्लान्स आ रहे हैं उसको अलग लेवल के ऊपर जो प्लान्स आ रहे हैं यहाँ पे लागू करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। और हमेशा हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है बातें करने और इकोनॉमिक पॉलिसी को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। क्लियर। और पार्टनरशिप करें आपके नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और रेजोल्यूशन को फॉलो करें, जो आपके इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे। और प्लस रिसर्च करे गुड गवर्नेंस के लिए, टेक्नोलॉजी को आपका अपग्रेड करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नीति आयोग करवाती है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो ये वाले हैं जिसमें आपका पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी। मैं इसको याद करता हूँ, PH एंड E, और ये भी E बन जाएगा। ठीक है। और E डेट इज कॉल्ड फ्यू। ठीक है, फ्यू मैं ऐसे याद करता हूँ, डेट इज पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जो है इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और वाटर। क्लियर, इस तरीके से मैं याद करता हूँ। 6 पहले वाले तो आपको भूलना ही नहीं है, फ्यू वर्ड से याद कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरा करना 17 हमारे जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और इसको पूरी तरीके से यूज़ करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना नीति आयोग के पास है कि हम पूरे जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उसको ऐसे यूज़ करें ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पहली बार बात किसने करी थी? नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ ब्रंटलैंड। तो आपको पेपर में आ जाता है कई बार कि ये किसने दिया था, जो आपका जो ब्रंटलैंड कमीशन ने ये जो है रिकमेंडेशन दी थी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये भी आपको याद रखना है।
ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो है ये साइन करी गई थी किस वॉर के बाद? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, पहली वॉर से चलते हैं हम, ठीक है। अब बात यहाँ पे कार्नेटिक वार है, पहले कार्नेटिक वार समझते हैं। पहली कार्नेटिक वॉर जो हुई थी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुई थी, कोई रेजोल्यूशन रिजल्ट नहीं लिखना था। 1746-48 में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। और उसके बाद जो है सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी 1749 से 54 के बीच में, जिसमें आपका रिजल्ट क्या निकला था? मुजफ्फर जंग जो है आपका हैदराबाद का निज़ाम बन गया था और मोहम्मद अली जो है वो नवाब ऑफ कार्नेटिक बन गया था। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी आपकी 1766-69 में हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी और अंग्रेज हारे थे, हैदर अली जीता था। और यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। और उसके बाद जो है आपकी ये हुई, और उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी आपकी 1790 से 92 के बीच में। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा और प्लस जो है अंग्रेजों के बीच में, और इसमें टीपू सुल्तान हारा था और श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी इसमें साइन हुई थी। और श्रीरंगापट्टनम जो है टीपू सुल्तान की जो है कैपिटल है, ये ध्यान रखना। और यहीं पे ही इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ था, ट्री ऑफ लिबर्टी, उदारता का पेड़। और प्लस जो है यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी की बात आती है, और प्लस जो टीपू सुल्तान था वह जैकोबियन क्लब का मेंबर था, जैकोबियन क्लब का भी मेंबर था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये देखने को मिला यहाँ पे, मैसूर वॉर, ठीक है, ये याद रखना है, मैसूर वॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कंट्रोल रोड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? कंट्रोल रोड जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी यूज़ होती है? जिसमें हम कंट्रोल करते हैं फ्यूजन रिएक्शन को, कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जो आपका यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है 239 एज ए न्यूक्लियर मटेरियल हम यूज़ करते हैं, इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें कैडमियम और बोरोन रोड यूज़ करी जाती है, बोरोन और कैडमियम रोड। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर, याद रखिए। और यूरेनियम प्लूटोनियम हम यूज़ करते हैं। यूरेनियम की और कौन सी है? पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड है, याद रखना, हम 235 वाला यूज़ करते हैं। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में है, और यूरेनियम की जो और है पिच ब्लेंड है, और पिच ब्लेंड और किसकी है? थोरियम की भी और है, ठीक है। और थोरियम हमें देखने को मिलता है इंडिया में मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में, मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में देखने को मिलता है। और जो केरल है, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है रबड़ प्रोडक्शन देखने को आपको मिलती है। रबड़ जो है रबड़ जो है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से निकाली जाती है, रबड़ प्लांट से। और रबड़ की बात करें वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में ज़्यादा है। और रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नेचुरल रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, जिसमें हम सल्फर को ट्रीट करते हैं रबड़ के साथ और स्ट्रॉन्ग बना दी जाती है रबड़। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका कंट्रोल रोड। और कूलेंट में जो होता है आपका हमेशा वाटर यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए जी, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, आप कहेंगे कि सर ये क्या, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ आप में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर? पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है एक आपका एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, एनुअल डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर। लेकिन ये डिपार्टमेंट ये जो प्रेजेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रेजेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रेजेंट करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। लेकिन ध्यान रखिए हु प्रेजेंट पूछा है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे मिनिस्ट्री वर्ड लिखा है, गलत मत कर देना, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसको जो पेश करता है पार्लियामेंट के अंदर वो कौन करता है? चीफ, ये मतलब किसको कौन प्रिपेयर करवाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करवाता है। और ये हमेशा यूनियन बजट से पेश करने से पहले ही जो है हम इसको पेश कर देते हैं। क्लियर, ये याद रखना है। और बजट सेशन के अंदर जो है, बजट सेशन के अंदर जो है आपका बजट सेशन के अंदर जो है ये प्रेजेंट किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट इंक्लूड्स, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट टोटल 25 है हमारे देश में, और गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसमें है? एक्चुअली क्या है? नागालैंड, अरुणाचल, असम, और इसमें देखने को आपको मिलती है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम में देखने को आपको मिलते हैं। 4 स्टेट्स में आपकी गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चलती है। अब आप कहेंगे कि एक हाई कोर्ट की 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया था एक हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की हो सकती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और यही सेम अमेंडमेंट वही है कि एक गवर्नर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। ये वही अमेंडमेंट है जिसके अकॉर्डिंग जो है
हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी के में पूरा का पूरा जो देश हमने जो है कंसोलिडेट कर दिया था, रीऑर्गेनाइज कर दिया था, नॉट कंसोलिडेट, रीऑर्गेनाइज कर दिया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, याद रखिए। और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट, मतलब एज ए लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। और आप कितनी एज तक जो है हाई कोर्ट का जज रह सकते हैं? मैक्सिमम एज 62 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 होता है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 देखने को मिलता है। क्लियर। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, राज्य की संचय निधि से आती है। और आपका जो हाई कोर्ट की जो पेंशन होती है वो कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, गदर पार्टी जो है कब और कहाँ पे बनी? कब और कहाँ पे बनी गदर पार्टी? गदर पार्टी की बात चल रही है तो गदर पार्टी जो है सोहन सिंह बाखना और लाला हरदयाल जी द्वारा बनाई गई थी। सोहन सिंह बाखना जो है प्रेसिडेंट थे और सोहन सिंह बाखना जो है प्रेसिडेंट बने थे और लाला हरदयाल के कारण बनी थी 1913 में। और कहाँ पे बनी थी ये? अमेरिका में बनी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 1910 के अंदर जो है एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग हैं इंडिया से उठ के यूरोप से अमेरिका आ चुके थे। पहले इंडिया से शिफ्ट किए यूरोप, देन अमेरिका आए। और 1909 के अंदर 1909 के अंदर जो है लाला हरदयाल ने एक पेपर चलाया हुआ था, दैट इज वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान रखना। ये वंदे मातरम पेपर जो है चलाया हुआ था कहाँ से? पेरिस से ही इन्होंने चलाया था, वहाँ से पेरिस गए थे पहली बार। क्लियर। फिर उसके बाद 1911 में ये सेटल हो गए सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और उसके बाद जो है क्योंकि ये उसके बाद जो है ये 1911 में यहाँ पे शिफ्ट हो गए। 1912 में जब दिल्ली शिफ्ट हो रही थी तो आपको पता है बसंत कुमार विश्वास उन्होंने बम फेंका था किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और रास बिहारी बोस जी, ठीक है, रास बिहारी बोस जी ने, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस, ये दो लोग थे जिन्होंने बम फेंका था। रास बिहारी बोस जो है ये चले गए थे कहाँ पे? जो है ये चले गए थे आपके जो इन्होंने बाद में जाके आपकी डेट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी आगे, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी। फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें जब ऐसे होती है तो 1913 में गदर पार्टी बनाई गई सोहन सिंह बाखना और लाला हरदयाल जी के कारण। क्लियर। और इसमें जो है पार्टी के अंदर जो है यूएस और कनाडा के जो लोग थे, मेनली यूएस और कनाडा के। क्लियर, ध्यान रखना। और ये बनी थी 1 नवंबर 1913 को बनी थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मौलवी बरकतुल्ला और पंडित कांशीराम मौली, बाबा सोहन सिंह बाखना, लाला हरदयाल जी और बाबा केसर सिंह धतगढ़ ये देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द फाउंडर्स। क्लियर। और हम गदर पार्टी का दूसरा नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसको हम कहते थे। क्लियर। पैसिफिक कोस्ट मतलब ऑब्वियसली बात है ये यूएस और कनाडा के पार्ट के पास लगते हैं, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स must be passed by each house of the Indian parliamentary separated by the special majority। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 से बिल पास होगा। ऑर्डनरी बिल पास हो सकता है, मनी बिल नॉर्मल पास होगा, फाइनेंस बिल भी नॉर्मल पास होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होगा 2/3 से पास होगा, अलग अलग हाउस से, लोकसभा से अलग से, राज्यसभा से अलग से। क्लियर। बाकी की बात करते हैं। एक ऑर्डनरी बिल जो होता है एक प्रपोजल होता है। मनी बिल जिसमें आपका मनी के बारे में लिखी गई हो, ये आर्टिकल 110 में है। मनी बिल को मनी बिल तब कहते हैं जब स्पीकर के साइन होंगे। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, राज्यसभा की कोई भी पावर इसमें नहीं होती। नो डाउट कि हम राज्यसभा को बिल दिखाते हैं, लेकिन सारी पावर लोकसभा की होती हैं। 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी होता है, जिसमें हम कोई भी टैक्स लगाएं, घटाएं, बढ़ाएं वो लिखा होगा, जिसमें सैलरीज के बारे में लिखा होगा और आपकी जो भी हमने इंटरेस्ट पे करने होंगे उसके बारे में, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होगा वो सब कुछ इसमें लिखा होगा। फाइनेंस बिल 117 1 और 117 बी में आता है, जिसमें आपका टैक्स से रिलेटेड मतलब ये जो आपका मनी बिल से जो चीज़ें हैं इससे हट के जो चीज़ें लिखी होती हैं, बजट वगैरह की, बिल वगैरह की वो लिखी होती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है आपका ये एक ऐसा बिल होता है जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी चीज़ है उसको अगर बदलाव करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है आपका आर्टिकल 368 के अंदर लगाया जाता है। और आपका जो पार्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द पार्ट 20 के अंदर देखने को आपको मिलता है। पार्ट 20 के अंदर। क्लियर। पार्ट 20 के अंदर यहाँ पे देखिए जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे एक्ट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट कैसे बनता है। डिस्कशन चली, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, 50% ऑफ द मेंबर ज़्यादा वोटिंग करेंगे, नॉट लेस देन द 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग। क्लियर। काउंटिंग होगी, टाई होगी, तो अगर टाई हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको जो है बिल को हाँ करेगा, तो एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा, प्रेसिडेंट
जो है पास कर देगा और ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें बन जाएगी और एट द एंड जो है आपका एक्ट बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। चलिए जी अगला देखते हैं। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ए बिल द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, क्या होगा? देखिए क्या होने वाला है। अगर कोई बिल देखिए पहले तो डिसएग्रीमेंट कब होगा? देखिए पहले सपोज करो लोकसभा से बिल आया, राज्यसभा गया, राज्यसभा से गया, लोकसभा गया, मतलब चलता चला जाएगा। कितने टाइम तक? 6 महीने तक, क्योंकि एक बिल की लाइफ 6 महीने होती है। उसके बाद जो बिल होगा डेड हो जाता है और उसके बाद जो होता है समन किया जाता है। समन करवाता है कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट समन करवाते हैं। लेकिन इस मीटिंग को समन वाले करके मीटिंग को जो है चेयरपर्सन कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर चेयरपर्सन होता है। तो ऑब्वियसली बात है जब बिल डिसएग्रीमेंट होंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? समन करेंगे और एट द एंड जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे वो आपका चेयरपर्सन बनेंगे। क्लियर? तो उसमें जो है आपका ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। क्लियर? तो इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इज फॉर्म टू रिजॉल्व द सिचुएशन, गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर इज इंटरवीन, गलत। द प्रेसिडेंट कास्ट ए डिसाइडिंग वोट, गलत। ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड, बिल्कुल सही है, अंडर आर्टिकल 108 के अंदर लिखा गया है। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, अंडर आर्टिकल 108। क्लियर? ध्यान रखना। और इसमें जो है आपका जो है डिसएग्रीमेंट करके ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, प्रेसिडेंट जो है समन करेंगे और लोकसभा स्पीकर जो है चेयर करेंगे। अगर लोकसभा स्पीकर है नहीं तो उस जगह के ऊपर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे बैठेंगे। क्लियर? ये याद रखना है और अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में और कल इसका परचेज करने का लास्ट डेट है। चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके UPSC, EPFO, स्टेट PCS के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, SSC रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर मैंने इसके अंदर तैयार किए हैं। इस कोर्स के अंदर ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियोरी कोर्स है, इसमें हमने बेसिक टॉपिक को समझा है। ये वाला कोड लगाएंगे तो आप परचेज कर सकते हैं। कल इसको परचेज करने का लास्ट डे है यानी कि 14 मई। कहाँ से परचेज करेंगे? स्टडी IQ ऐप से, या फिर आप कर सकते हैं studyIQ.com से, वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। क्लियर? सो ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।